Hi guys, it's been a long time. So in this video we'll be going to see a new scenario based on a site, and followed by this scenario there will be a set of questions which will cover different segments and different modules. So what I want you to do is read and watch the scenario carefully. Try to understand the concepts, try to understand the points which is mentioned the scenario, because the questions which we'll be going to discuss in this video and in the another coming videos will be related to this scenario, and it will be very useful for the people who are trying for the exam in coming December. दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो मैं आप लोगों को दूंगा और उस पे उसके बारे में हम लोग रीड आउट करेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एग्ज़ाम में निबोश के नए ओबी ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें इसी तरीके से आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि उस सिनेरियो को अच्छे से रीड आउट करना पड़ता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से एविडेंसेस, कौन कौन से पॉइंट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, उन सब पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ता है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पे है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टास्क को। You have recently moved to a new job. You are appointed as a HSC officer for a contractor company, which is working on a EPC project for a reputed client, having their own safety department for all safety verifications at the site. The client safety team makes frequent visits to make sure the operation goes on smoothly at the site. I think till here the points are very clear. EPC means engineering, procurement and construction. This is the only term in which you may get a doubt, right? अभी रिसेंटली आपको एक नया जॉब मिल गया और आप अपॉइंटेड किए गए हो एचएससी ऑफिसर फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के लिए आप एचएससी ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंटेड किए गए हो और जो ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो एक ईपीसी प्रोजेक्ट है। ईपीसी प्रोजेक्ट का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर ए रेप्यूटेड क्लाइंट के लिए। और इन क्लाइंट के आपका जो क्लाइंट है उसका खुद का एक सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है जो पूरा सेफ्टी रिलेटेड जो भी वेरिफिकेशंस और जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी साइट पे जो भी परफॉर्मेंस है उन सबको नोट करता है। तो इनका क्लाइंट का जो सेफ्टी टीम है वो फ्रीक्वेंटली विजिट्स भी करता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि सारा ऑपरेशन स्मूथली जा रहा है। Now we will see the continuation. You are deputed in the yard area, which is 1.5 km from the main construction site. This yard is a junkyard in safety aspects, and no safety practices are being followed up there for a couple of months after the commencement or start of this project. This yard contains all equipment, site materials stacked everywhere. There are small office cabins, toilets which are not cleaned properly, maintained properly. Chemical storages are there and other facilities are also available. तो ऐसे एचएससी ऑफिसर आपको डिप्यूट किया गया है एक यार्ड एरिया में इस कंपनी के, जो मेन कंस्ट्रक्शन साइट से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये यार्ड जो होता है वहाँ पे सेफ्टी एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे तो कुछ भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस को कोई फॉलोअप नहीं करता है। उसी तरीके से कुछ भी वहाँ पे सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के बाद। और इसके अलावा वहाँ पे इस यार्ड में अगर आप देखोगे तो इक्विपमेंट, साइट मटेरियल्स जो है स्टोर करते हैं ये लोग, और वो सब इधर उधर फैला रखा है इन लोगों ने। और साइड अगर यार्ड को देखेंगे तो वहाँ पे स्मॉल ऑफिस कैबिन से, टॉयलेट से जिन्हें प्रॉपरली मेंटेन और क्लीन नहीं किया रखा जाता है, केमिकल स्टोरेजेस है और अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। So the other facilities are like steel bar bending and cutting activities happens there in the back side of the yard in unsafe manner. The area got 15 workers with 3 supervisors and also subcontractors for your company working in that area. The work time starts from 8 am to 6 pm and sometimes late night works are also scheduled as per the client requirement. सो क्लियर है कि वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे स्टील बार का जो बेंडिंग कटिंग एक्टिविटीज़ होता है वो चलता है वहाँ पे पीछे के साइड में यार्ड के। उसी तरीके से इस यार्ड में टोटल 15 वर्कर्स है, 3 सुपरवाइजर्स है और ऑल्सो आपके जो कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टिंग आपने दिया हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क दिया हुआ है दूसरे कंपनी को, वहाँ के वर्कर्स भी उस यार्ड में काम करते हैं। 8 से 6 बजे तक का टाइम रहता है इन लोगों का। कभी कभार लेट नाइट वर्क भी वहाँ पे शेड्यूल किया जाता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Now, the yard is not in good condition as there are floor openings reported in some areas, which was the subcontractor's work but not completed on the time,
and also the staircase in office building was without handrail and it was in damaged position. The lights were found to be damaged and sometimes illumination is not sufficient. तो यार्ड के कंडीशंस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड कंडीशन में नहीं है यार्ड, क्योंकि फ्लोर में बहुत सी ओपनिंग्स है कई जगहों पर। उसी तरीके से क्यों है ओपनिंग्स, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर को ये जो वर्क दिया हुआ है वो कंप्लीटेड नहीं किया उन लोगों ने टाइम पे। स्टेयरकेस जो है ऑफिस बिल्डिंग में उसमें हैंड रेल प्रॉपर नहीं, वो भी डैमेज कंडीशन में। लाइट्स जो है वो भी डैमेज है और उसकी जो इल्यूमिनेशन है वो भी सफिशिएंट नहीं है। नाउ देयर इज अ सीवेज टैंक ओपनड अप near to the work area, so it is a you have to note this point, which is very important, where steel activities used to happen and also lots of dusts are produced during the process. Now one of the steel bending machine doesn't have guards on it and other one is in damaged condition, but people were still working to make sure that the production goes on without affecting the work. You have to concentrate on this page because it is very important and you can expect the questions. Whenever you get this kind of explanations in the scenario, make sure that you focus on there, because there you can expect the questions from this side. So technically you can see many points here, like they have mentioned about the sewage tank which is open up. So in one aspect it is like a confined space, right, which is an open and which is very dangerous to the people who are working near to the sewage tank, who are involved in steel activities. There is lots of dusts are getting produced, and there are steel machines which doesn't have proper guards. The another one is in damaged condition. So this all conditions you have to focus and you have to keep it in your mind when you get this kind of situations in your scenario. तो यहाँ पे दोस्तों ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक सीवेज टैंक है इस यार्ड में, ओपन सीवेज टैंक है जो बहुत क्लोज है। स्टील एक्टिविटीज़ जहाँ पे चल रहा है उस एरिया के पास में एक सीवेज टैंक है जो ओपन कंडीशन में, और स्टील एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ पे डस्ट काफ़ी प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से एक स्टील बेंडिंग मशीन जो है उसमें गार्ड नहीं है, दूसरा जो है वो थोड़ा डैमेज कंडीशन में है। उसके बावजूद ये लोग उस मशीन पे काम कर रहता है क्योंकि उन लोगों को प्रोडक्शन जो है वो कीप अप करने का है, मेंटेन करने का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत से पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के पॉइंट्स आपको आपके एग्जाम में आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा किसी भी तरीके के सिनेरियोस क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सीवेज टैंक के बारे में इन लोगों ने बताया हुआ है। सीवेज टैंक ओपन सीवेज टैंक है, तो ये लिटरली एक कन्फाइंड स्पेस वहाँ पे है जिसके बारे में आपको पता लगना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको पता लगना चाहिए कि ये निबोश जो है वो कन्फाइंड स्पेस के बारे में आप लोगों को बता रहा है। दूसरा वहाँ पे स्टील डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है स्टील एक्टिविटीज़ के कारण। तीसरा वहाँ पे गार्ड्स नहीं है एक मशीन में, डैमेज कंडीशन में है मशीन। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Now it was found that some people were working on the work at height with exposed to overhead electrical lines. Since you have started new and all these observations were noted by you for reporting to the project manager, you have seen a lot other examples of rule breaking in the yard. There is poor housekeeping, goods stacked in aisles and blocking the designated walkways. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है लेबर्स वो वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं जो एक्सपोज्ड है ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस पे। उसी तरीके से आपने ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपने रिपोर्ट किया अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसी तरीके से बहुत से अदर रूल ब्रेकिंग जो है एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पे फाउंड किया हुआ है। पुअर हाउस कीपिंग, गुड्स स्टैक्ड इन एसेल्स एंड डेसिग्नेटेड वॉकवेज जो है वो ब्लॉक्ड है, ये सब आपने नोट डाउन किया हुआ है। Now during the site survey you found a site JCB or a loader working near the pathway for removing loads to truck carrying materials to site. It was close to the people who were walking. Also the roads are not in good position where JCB or loader is working. Workers have told you that there are frequent near misses between vehicles and workers and collisions with products causing damage. There are no written records of any of. तो यहाँ पे साइट सर्वे के टाइम पे आपने फाउंड आउट किया कि एक जेसीबी और लोडर जो है वो पाथवे के उधर वहाँ पे काम कर रहा है। क्या काम हो रहा है वहाँ पे, जो लोड जो होता है ट्रक में जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लोड करने का वो काम जेसीबी या लोडर से उधर चल रहा है। और ये जो जेसीबी है वो काम कर रहा है बहुत क्लोज है, जहाँ लोग जहाँ पे चल रहे हैं उसी के पास में ये काम चल रहा है। और जो रोड जो है वो भी गुड पोजीशन में है जो जहाँ पे ये काम चल रहा है, थोड़ा डैमेज है रोड। तो आपने जब वर्कर्स से बात की तो वर्कर्स ने आपको बताया कि ऐसे फ्रीक्वेंट नियर मिसेस इसके पहले भी हो चुके हैं, कोलिशंस हो चुके हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, ये सब रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इन सबका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉपर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है।
Now, you also found that the people are working without having proper trainings on the activities involved, not wearing proper PP, following unsafe work methods, and they make fun and bullying each other during the work. Some guys were using wrong tools and they were in rush to finish their job. The drivers were also careless at the site and rash driving was noted with they are always on mobile. तो यहाँ पे बहुत से अनसेफ एक्टिविटीज़ एंड अनसेफ एक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि देख सकते हो कि लोग जो प्रॉपर पीपी नहीं पहनते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उन लोगों के पास में, अनसेफ वर्क मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, बुलिंग ईच अदर, आपस में वहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे लोगों का, काम करते समय रॉन्ग टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। उसी तरीके से जो ड्राइवर है वो भी साइड पर रैश ड्राइविंग करते हैं, ऑलवेज मोबाइल पे है। So you had reported to project manager about this and other management staffs to arrange a meeting to discuss about all the safety conditions in your side, but no interest was shown from their side. Now recently an accident happened with the loader where no flagman was there with the loader with the vehicle and the driver was distracted by the mobile phone. The loader collided with the nearby building and some materials fell over onto the subcontractor workers working near to it. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, दूसरे मैनेजमेंट स्टाफ को बताया है कि आपको एक मीटिंग करनी चाहिए इन सब चीज़ों को टेक्निकली डिस्कस करने के लिए, लेकिन इसके बारे में वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उसी तरीके से रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ साइट पे, जहाँ पे एक लोडर या जेसीबी जो बिना फ्लैगमैन के काम कर रहा था साइट पे, और वहाँ पे ड्राइवर जो था वो फ़ोन पे था। तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो जेसीबी लोडर जाके बिल्डिंग पे जाके भिड़ गया और जो मटेरियल्स कुछ थे पास आसपास में, जो मटेरियल्स थे वो कुछ गिर गए दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ऊपर जो वहाँ पे काम कर रहे थे। In the continuation, the injured worker was tried to be given first aid, but there was no proper facility available at the site. The worker was later taken to the hospital and was given leave. It was reported as the LTI case to the client. Lost time injury was reported to the client. That is the meaning of LTI. As a result of the recent accident, you were visited by the client safety, who has made a formal order that requires workplace changes to improve the health and safety of the workers. तो एक्सीडेंट के कारण जो इंजर्ड वर्कर था उस वर्कर को ट्राई किया, आप लोगों ने ट्राई किया कि फ़र्स्ट एड दे, लेकिन वहाँ जब आपने देखा कि फ़र्स्ट एड का उधर प्रॉपर ऑप्शन ही नहीं है, फ़र्स्ट एड के बारे में या फ़र्स्ट एड का तो कुछ इन लोगों ने सेट ही नहीं किया हुआ है, तो अर्जेंटली उस वर्कर्स को लेटर हॉस्पिटल में ले गए और ये जो केस है वो LTI, इस LTI केस को, लॉस्ट टाइम इंजरी को रिपोर्ट किया गया क्लाइंट को। तो क्लाइंट का जो सेफ्टी है वो आपकी साइट पे आया और उसने ऑर्डर दिया कि आप वर्क प्लेस में जो जो भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो हेल्थ एंड सेफ्टी में वो करें और उसके बारे में उनको अपडेट करें। The client safety thinks it is only a matter of time before workers are more seriously injured or even killed in the yard. They also observed that the risk assessments are too general and do not reflect the actual risk near to the yard. They wanted to see a more effective health and safety management systems at their next visit. तो अब क्या हुआ, जो क्लाइंट सेफ्टी है वो बहुत ही परेशान है, उनको पता लग गया है कि आपके साइट पे कुछ भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी हो नहीं रहा है। अब फ्यूचर में भी ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने रिस्क असेसमेंट को थोड़ा और इम्प्रूव करें, अच्छा प्रॉपर रिस्क असेसमेंट्स प्रिपेयर करें। You have discussed with the team for the possible improvements to health and safety in the yard. In addition, you tell the team that you will review health and safety performance internally and externally in order to make comparisons. Also promise to perform the audits both externally and internally along with checking all the policies. क्या हो गया, अब आपने अपने टीम के साथ में डिस्कस किया, इस एक्सीडेंट के कारण आपकी टीम को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और आपने उनको बताया कि अब इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने ही पड़ेंगे आपके यार्ड में। इसके अलावा आपने अपनी सेफ्टी क्लाइंट को ये भी प्रॉमिस किया कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को बढ़ाओगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप एग्जामिन करोगे और उसी तरीके से ऑडिट भी करोगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑडिट भी आप परफॉर्म करोगे कंपनी में और सारी कंपनी पॉलिसीज को भी प्रॉपरली चेक करोगे। So this is the scenario. Now you can expect different questions as the task for this scenario. So in this video we will be discussing one task because the video is already getting too long, and in the next videos we will seeing the rest of the questions and it will be a detailed explanation about the questions. तो ये है सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के में कौन कौन से क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे टास्क, और इस वीडियो में क्योंकि बहुत लेंथी हो चुका है ये वीडियो तो यहाँ पे हम लोग एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन रेस्ट वीडियोस में हम लोग डिफरेंट टास्क डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं टास्क को। So the first task will be the dig out. The meaning of dig out is you have to find out, you have to extract the
important points from the whole scenario. This points or this answers will be scattered everywhere in the scenario. You have to find out the important answers, the relevant answers. If I miss something, please comment in the YouTube comment section, so that it will help our other followers और अदर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो. तो दोस्तों फर्स्ट टास्क में हम जो है उसे हम लोग डिग आउट करेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट आंसर्स जो सिनेरियो में जा कहीं पे भी वो आपको डिग आउट करके आपको निकालना पड़ेगा. और अगर कोई पॉइंट्स या आंसर्स अगर लेफ्ट आउट हो जाता है तो प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी उसके बारे में जान सकें. तो चलिए देखते हैं. So here comes the first question. Point out the unsafe acts and unsafe conditions from your side with relevant justifications. So here friends, the question may vary in exam. Sometimes they may ask you point out the 10 unsafe acts and 10 unsafe conditions from your side. They may ask you the numbers. They may ask you the number of unsafe acts and unsafe conditions which you have to point out. But here in these questions, they have asked you to point out unsafe acts and unsafe conditions from your side with relevant justifications. The justifications you have to give, you have to clarify why you are considering it as an unsafe act and why you are considering it as an unsafe condition. It looks like a very simple question, but the point is you have to be very careful. You have to write all the points from the scenario. That's the reason I said even if I miss out some points in this question, please comment in the YouTube box so that others can know about the other missed points. So it is very important this question, because you are getting proper full time 24 hours you are getting for this exam for OBE. So obviously you have to write all the scenario points, then only you can score properly in this question. तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट आउट अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशंस को आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा विथ रेलेवेंट जस्टिफिकेशंस. केवल पॉइंट आउट करने से फ़ायदा नहीं है, आपको उसके रीजंस भी आपको देना पड़ेगा कि आप उसे क्यों कंसिडर करते हो कि वो अनसेफ फैक्ट है या अनसेफ कंडीशंस है. तो सीनियरों में जो भी अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस है वो प्रॉपरली आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करके देना पड़ेगा विथ रीजंस, तभी आपको फुल मार्क्स आपको मिल पाएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है. अगर आपको लगता है शायद देखने पे लगता है कि जस्ट मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा तो मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप पूरे पॉइंट्स भी लिख दोगे तो अगर आपका जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. तो आपको प्रॉपरली विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, द पॉइंट्स विच विल बी गोइंग टू सी हियर इज only the brief one, but in exam you have to write the points with the justification you have to give. So we will see, like the first is rash driving. You have seen the drivers used to do the rash driving there, right? So how it can affect the others, what is the consequences of doing a rash driving, you have to tell the Nibosh. Not wearing proper PP, what will happen if the laborers don't wear proper PP, how it can affect, how you can introduce a good method. Working in unsafe manner. Similarly, people bullying at workplace, they are making fun of others while doing the work. So how it can affect the others, you have to write. Wrong tools, wrong methods. So if they are using the wrong methods, it means the supervisors are not guiding them properly, right? So you have to give the justification in that manner. The rush in the workplace. You have seen the scenario, people in a rush to complete their work so that they wanted to get some rest, right? So it means there is no proper coordination, no one is monitoring them, right? So you have to tell them about that. Using mobile phones, the drivers were using mobile phones, so what steps need to be controlled in the site, how it can affect using the mobile phones, how it can affect affect the drivers or the other people who are working in the site. So you have to give a justification in that way. So here comes the unsafe conditions. Now we will be going to see what are the unsafe conditions. I have mentioned only 10, but there are still many in the scenario. I do believe there are still lots of other unsafe conditions which are mentioned in the scenario, but we will be going to discuss this 10. So the first is opening on the floor.
We have seen in the site there are many openings on the floor, right? The subcontractors they haven't done their work properly, so you have to mention about those. Those are the unsafe conditions because the people may fell down. They can there may be slip and trip hazards will be there, right? So you have to mention, you have to give the justification in that sense. तो ओपनिंग ऑन द फ्लोर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, वहां पे ओपनिंग ऑन फ्लोर के कारण स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड्स आ सकते हैं, लोग गिर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे जो कंडीशन है उसके बारे में आप लोग बता सकते हो, जस्टिफिकेशंस में आप दे सकते हो। देन द सेकंड इज staircase without handrails. We have seen the subcontractors they haven't completed their work and there were staircases in the sides without having proper handrails. So you have to give the justification. What will happen if the people use the staircase without proper handrails? How come they can overcome these issues? तो इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। staircase without handrails अगर साइड पे है तो वो एक unsafe condition है। The third is the dusty atmosphere was there because of the steel activities, steel cutting and bending activities. There was a dusty environment, so that is also a unsafe condition है। Then the poor housekeeping was there. You have to write about the poor housekeeping. No guards on the steel cutting and bending machines. The defective machine, one of the steel machine was defective. तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। You have to give the justification. The darkness. We have seen, we have read in the scenario about the darkness of the light. There were no proper illumination, and the late work activities used to happen the site, right? So that is also an unsafe condition. तो जैसे कि हम लोगों ने सिनेरियो में देखा था कि लेट नाइट काम चलता है साइट पे, 8 बजे, कभी कभार 8 बजे तक भी काम चलता है, रात को भी काम चलता है, और इल्यूमिनेशन भी प्रॉपर नहीं है कई जगहों पे। तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्या हो सकता है अगर लेट नाइट पे अगर काम करेंगे विदाउट प्रॉपर इल्यूमिनेशन। सो यू हैव टू राइट व्हाट विल हैपन इफ यू वर्क in the darkness, right? So you have to mention about those points. 8th, work at height, overhead lines. We have seen people are working at work at height which were near to the overhead electrical lines. So you have to write about that. And the 9th, the confined space. We have seen about open sewage tank was there. So you have to tell them. You have to tell the Nibosh about the confined space, how it is a confined space, why you considering the sewage tank as a confined space, right? कि क्यों आप sewage tank को confined space बता रहे हो, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। So that's a very important point. 10th is damaged roads. Like we have seen the roads were damaged where the loader was working, right? And maybe because of that the accident happened. हो सकता है रोड पे कुछ खड्डा वड्डा हो और उसके कारण एक्सीडेंट हो चुका हो, तो वो भी वो एक unsafe conditions है। So like this you have to give the justifications and you have to write the points, then only you can score full marks for this question. If you write only the points and if you write some steps, you are not gonna get the marks. So this is the thing. तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स और उसके जस्टिफिकेशंस लिखने पड़ेंगे, और एक प्रॉपर वे में अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स आप ले सकते हो। तो इस तरीके से दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में दूसरे क्वेश्चंस को, सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे रिलेटेड टू दिस सिनेरियो, ताकि आप अपने दिसंबर एग्जाम्स को आसानी से पास कर सको। So in next coming videos we will be seeing the other tasks associated with this scenario, and once this scenario is completed we'll be moving out to the new scenario. So it will help you a lot to practice before you give your December exam. So friends, stay tuned and keep watching our videos.